वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जहां तक मुझे याद है लेक्चर नंबर 11 होना चाहिए आज। तो हम इस 11वें लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक को, और टॉपिक था हमारा फ्रिक्शन। तो पूछ परख प्रतियोगिता से हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं जानना चाहूंगा आर्टिस्ट से, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज नथिंग बट एन अपोजिंग फोर्स। हमेशा एक ऐसा अपोजिंग फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है। हम पिछली क्लास में इसके बारे में एक जनरल आइडिया ले चुके थे कि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन कैसा होता है वगैरह। हम डिटेल एनालिसिस करना चालू करते हैं आज की क्लास में। फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों हम फ्रिक्शन को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। ये 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। यूं कहो कि फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। फ्रिक्शन को हम 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, लिमिटिंग, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं तीनों को आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूं, एंड डोंट गेट डाउन टू वेरी मच डिटेलिंग अबाउट द फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस की बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मेरी तरफ से ये सलाह है आपके लिए कि आप लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ना घुसे, ना पढ़ें, बाकी आपकी इच्छा। मैं जब स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता हूं तो यहां पर मैं सबसे पहला उदाहरण एग्जांपल लेता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन को समझाने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पास एक ग्राउंड फ्लोर है और इस ग्राउंड के ऊपर, इस जमीन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर, लाइक दिस। अब मैं यहां पर आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ है, थमा हुआ है, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो उस रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यहां एग्जिस्ट करेगा, जिसको मैं डार्कन कर रहा हूं, इस जगह पर जो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा उसे हम नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। In other words, we can say static friction is that type of friction which comes into play when an object is at rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके ऊपर पाया जाने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है? स्टैटिक। स्टैटिक as the name itself suggests, स्टेशनरी। स्टैटिक अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं शब्द, स्टैटिक नया वर्ड नहीं है हम लोगों के लिए। So static means the object must be at rest, ठीक है। वहीं अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, थोड़ी देर के लिए मैं ये भी मान लेता हूं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा था, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे इसलिए मैंने पहले इसके ऊपर ही कुछ फोर्स लगा दिया। तो लेट मी से इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूं और पुल करने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूं P। P इज द पुलिंग फोर्स। इसके अगेंस्ट में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा बैकवर्ड। और जैसा कि मैं शुरू में क्लियर कर चुका था, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं रहा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव भी नहीं कर रहा। उस सिचुएशन में फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसी सिचुएशन को दूसरे लेवल पर लेके जाते हैं अपन लोग कि जो फोर्स मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा था P, यहां लग रहा था फ्रिक्शन F। अगर P की वैल्यू, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन F हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इमेजिन अ सिचुएशन कि आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहे हो, पूरी दम लगाई आपने, धक्का लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। आपने पूरी ताकत लगा के, पूरी दम लगा के उस ऑब्जेक्ट को इतना धक्का लगाया कि अब वो मूव करना चालू कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द मोशन। इस प्रकार से इस मौके पर, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, व्हेन द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये याद रखना, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू मूव, ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव, तब फ्रिक्शन जो एग्जिस्ट करेगा यहां पर उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। So it means limiting friction is that type of friction which comes into play when the object
टेंड्स टू मूव ओवर द अदर सरफेस, किसी दूसरी सरफेस के ऊपर या किसी और सरफेस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट मूव करना जस्ट चालू करता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आखिरी में काइनेटिक फ्रिक्शन, बड़ा ही आसान है दोस्तों, जो आप सभी लोगों को याद होगा, समझ में आता होगा कि अगर मैं P अप्लाई कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर F, अगर P की वैल्यू F से ज्यादा है एंड ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है तो हम उसे बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, देन द फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब हमारे सामने जो तीन फ्रिक्शंस हैं वो तीनों फ्रिक्शंस अपने नाम के अनुसार काम कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन तब देखा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, अब उस पर फोर्स लगे या ना लगे, दोनों ही सिचुएशन में फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। अब अगर ऑब्जेक्ट कोशिश कर रहा है चलने की, ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव, ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू मूव, देन द फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले विल बी कॉल्ड लिमिटिंग। और अब हमने इतनी ताकत लगा ली, इतना फोर्स लगा दिया कि अब ऑब्जेक्ट मोशन में ही आना चालू हो गया, ऑब्जेक्ट मूव ही करने लगा कंटिन्यूअसली, तो हम बोलेंगे दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या सभी लोगों को तीनों फ्रिक्शंस क्लियर है? मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाने की कोशिश की है। अंगूठा दिखा दे सब लोग अगर आपको सबको समझ में आ गया तो। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन रिपीट कर दीजिए। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं रिपीट कर देता हूं। स्टैटिक में ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अपनी जगह पर मूव नहीं करेगा। काइनेटिक में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है। लिमिटिंग में ऑब्जेक्ट अभी ना मूव कर रहा है ना रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट मूवमेंट करना चालू कर रहा है, तब हम बोलेंगे उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है फ्रेंड? The object is tending to move, trying to move, not into the motion. Fine. मेरे ख्याल से रोशनी को भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इश्यूज फेस कर रही है। रोशनी भी हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हो, तो बता दीजिएगा आप लोग कुछ दिक्कत आए तो लिखिएगा सभी लोग। There are 3 types of friction, नाम तुम्हारे सामने लिखा हुआ, मैं तीनों की एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखवाना चाह रहा हूं आपको। राइट डाउन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, इट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन which comes into play या which comes into existence when an object is at rest. When an object is at rest, स्टैटिक के लिए। फिर लिमिटिंग के लिए लिखिए, it is a type of friction which is observed when an object tends to move. When an object tends to move या tries to move. When an object tries to move या tends to move, तब क्या होता है? It is called limiting friction. And last but not the least is kinetic friction. Kinetic friction के लिए लिखेगा, it is a type of friction which is observed या which is seen when an object is in motion. When an object comes into the state of motion, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उसके फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर सभी लोगों ने लिख लिया हो तो गिव मी अ थम्स अप ताकि आई कैन प्रोसीड फर्दर। काइनेटिक के मैं लिखवा देता हूं एक और बार। इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द स्टेट ऑफ मोशन या कम्स इन मोशन। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये जो तीनों फ्रिक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया, इन तीनों फ्रिक्शंस में आपने नोटिस किया होगा कि तीनों फ्रिक्शन को समझाने के लिए मैं हर बार कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा था। तो ये जो P है हमारे लिए, ये P रिप्रेजेंट कर रहा है अप्लाइड फोर्स।
और जो F है स्मॉल वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बोल लो आप या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल लो आप, मर्जी आपकी, नाम अनेक, मीनिंग एक ही है। अगर मैं इन तीनों फ्रिक्शंस के बेसिस पर एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाइड फोर्स ले रहा हूं और जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले रहा हूं। पूरा नहीं लिख रहा मैंने, शॉर्ट में एफ लिख दिया, चलेगा आई गेस। यह है ओरिजिन। अब ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने लिए हैं, हमारा मोटिव है कि इन तीनों एग्जांपल्स को हम ग्राफ के ऊपर उतार दें। तो ग्राफ कैसा नजर आएगा? द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी लुकिंग लाइक दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, द ग्राफ विल बी मोर और लेस लुकिंग लाइक दिस। इस ग्राफ को अब मैं समझाना ज्यादा चाहता हूं। इस ग्राफ में आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट से जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। दिस स्ट्रेट लाइन ओवर हियर रिप्रेजेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते जा रहे हो, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, मूव नहीं कर रहा। इसलिए हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एक पीक वैल्यू तक जाएगा। अब अगर पीक वैल्यू के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी कि आप जरा सा, मतलब 0.1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स अगर आपने लगा दिया, then the object will tend to move, object will tries to move, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने की कोशिश करेगा और वही पीक पॉइंट, वही एग्जैक्ट पीक पॉइंट जो है यहां से यहां तक, दिस विल रिप्रेजेंट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहीं पे आ जाएगा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट ने टेंड किया, मूव करने की कोशिश की, उसमें तो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन अचीव हो गया। और लिमिटिंग के ठीक बाद आ जाता है काइनेटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कंटीन्यूअस मोशन में है। तो जब ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस मोशन में आ चुका है तो उसका फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, उसका फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका था यहां पर, अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। अब जितना फोर्स आपने लगाया था उतना लगा के रखो तो ऑब्जेक्ट चलता ही जाएगा, कंटिन्यूअसली मूव करता चले जाएगा। जैसे गाड़ी में अगर आपने एक्सेलरेटर को एक पॉइंट पर लाकर रोक दिया है तो आपकी गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती चले जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि आपने एक्सेलरेशन फिक्स कर दिया, वेलोसिटी फिक्स कर दी है। तो अप्लाइड फोर्स फिक्स हो गया, लेकिन अप्लाइड फोर्स तो हम लोग एक नॉर्मली दे ही रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फिक्स हो गया, जिसकी वजह से द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एंड हेंस यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है हमको उसका काइनेटिक फ्रिक्शन। स्ट्रेट लाइन ओवर हियर रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ग्राफ में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि तीनों फ्रिक्शंस को एक साथ मैंने इंडिकेट कर दिया, जिसमें आपको यह भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद लिमिटिंग आएगा, जिसमें एक पीक वैल्यू आएगी और उस पीक वैल्यू के बाद लगभग कांस्टेंट हो जाएगा फ्रिक्शन, जबकि अप्लाइड फोर्स आप बढ़ा सकते हो, अप्लाइड फोर्स आप इंक्रीज करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई वांधा नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता। क्या ये एग्जांपल और ये कंसेप्ट और ये ग्राफ क्लियर है सभी लोगों को? अंगूठा दिखाएं सब लोग, अगर हाँ। हाँ कौशिकी, स्टार्टिंग में F इज इक्वल्स टू P कह नहीं सकते, होता ही है कौशिकी, आप सही सोच रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ यश, लिमिटिंग तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देख अगर मुझे घर आकर जाना है या घर से निकलना है तो घर कॉमन हुआ ना। अब मैं घर 5 मिनट रुकूं या घर 5 घंटे रुकूं तो वो घर मेरे लिए हमेशा कॉमन पॉइंट होगा, वैसे ही लिमिटिंग के साथ होगा। अगर सभी लोगों को अब क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन द ग्राफ।
एंड अलोंग विद द ग्राफ एक्सप्लेनेशन। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में तो आप कर लोगे आसानी से, चुटकी बजा के कर लोगे, लेकिन स्कूल एग्जाम के लिए ये ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो मैं चाहूंगा हिंदी अंग्रेजी जिसमें आपकी मर्जी हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप अपनी भाषा में इस ग्राफ को 2-3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर लीजिए, या तो अभी कर लेना या तो क्लास के बाद कर लेना, आई लीव इट टू यू, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, पर कर जरूर लेना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड का मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी बोले, कौन कुछ पूछ रहा था? वो तो डिपेंड कर रहा है ना, टेबल कैसा है, टेबल मूविंग है, टेबल रेस्ट पर है अगर तो फिर स्टैटिक हो गया, अगर टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है तो भी स्टैटिक है, किताब को तुम बार बार स्लाइड करा रहे हो, मूव करा रहे हो तो वो काइनेटिक हो गया। टेबल फ्रिक्शनलेस भी आती है, तो मार्केट में कहां मिल रही है आजकल? और कौन लोग हैं, पहली बात तो ये बताओ, कौन लोग हैं ये जो बोलते हैं? ये यश है, ये लगता है यश बोल रहा है लगता है आजकल की मार्केट में आजकल हाँ वही तो सोचो अंश भाई, ऐसा है कि फ्रिक्शनलेस नाम की चीज होती नहीं है दुनिया में। फ्रिक्शनलेस नाम की जो चीज है, इट इज एब्सोल्यूट, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट, ये सिर्फ वर्चुअल है, ये आभासी है। जैसे दुनिया में आइडियल जो है कुछ नहीं होता, सिर्फ माना जाता है, वैसे ही फ्रिक्शनलेस सरफेस सिर्फ माना जाता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। हाँ वत्सला, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, मैं सुन नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन। एयर के साथ फ्रिक्शन में होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। वो अपना ड्रैग एंड लिफ्ट का फोर्स इस्तेमाल करती है हवा के अगेंस्ट और हवा के साथ फ्लो करने के लिए। यूनिवर्स एज इन अर्थ के बिल्कुल कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो या बिल्कुल ही बाहर निकल गए एस्ट्रोनॉमी में? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। एयर का फ्रिक्शन नहीं होता अगर, तो सोचो ना, जितने पार्टिकल्स बाहर घूम रहे हैं, जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से कैसे पार्टिकल एक्सेलरेशन या जनरेट करता है, कैसे फ्रिक्शन जनरेट करता, कैसे आग लग जाती पार्टिकल्स के अंदर। तो देयर इज फ्रिक्शन। वैक्यूम में थोड़ा होता है। हाँ जी, स्पेस वैक्यूम 100% नहीं इमेजिन करता। वो ये कहा जाता है जब पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब की बात हो रही है। मैं हवा में उड़ते हुए पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा। जब वो हवा में उड़ते हुए पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, नजदीक पास आ जाएंगे, तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, सामने कोई चीज रखी हुई है, तो हम दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन अभी देखने में तो कुछ भी नहीं है, लाइक दैट। बहरहाल फ्रिक्शनलेस चीजें नहीं होती बेटा। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या? फ्रिक्शनलेस का मतलब अपन लोग ये बोल सकते हैं कि वहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फ्रिक्शनलेस का मीनिंग कहने के कंटेक्स्ट में अलग अलग हो जाता है ना, कि जीरो फ्रिक्शन को अपन लोग फ्रिक्शनलेस कह रहे हैं, या जहां पर फ्रिक्शन नहीं होता वहां पर फ्रिक्शन बोल रहे हैं। तो वो कहने का कंटेक्स्ट क्या है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। बहरहाल अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण नहीं, उसके ऊपर अदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अदर फोर्सेस भी तो लग रहे हैं। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। वो तो फ्रिक्शन तो सिर्फ एक उसका छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा बोलना चाहिए। तो यहां अगर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है, एक्सप्लेनेशन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एक्सप्लेनेशन लिख ली होगी, नहीं लिखी होगी तो लिख लीजिएगा, है ना। विल मूव फॉरवर्ड, विल टॉक अबाउट द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। पुट अप द हेडिंग, द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन के लॉज क्या क्या होते हैं?
यहाँ मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इफ यू विल बी रेफरिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, अलग अलग किताबों के अंदर लॉज ऑफ फ्रिक्शन नाम से जो टॉपिक है वो अलग अलग दिया हुआ है। लाइक लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज अलग दे रखे हैं, फिर काइनेटिक के लिए अलग दे रखे हैं, फिर स्टैटिक के लिए अलग दे रखे हैं। बट राइट नाउ वी आर नॉट इनटू द स्टेट ऑफ माइंड दैट वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट लॉज। हम एक ही लॉ पढ़ेंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फ्रिक्शन। गॉट इट? तो यहां स्टार्ट करते हैं हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन। और लॉज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला लॉ, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मिसनोमर क्लियर करते हैं। यहां पर लिखिएगा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेसेस जिनकी हम बात करते हैं, उन दोनों सरफेसेस में अगर बहुत ज्यादा चिकनाहट है, इफ दे आर हैविंग वेरी काइंड ऑफ ग्रेट स्मूथनेस, स्मूथ है दोनों बहुत एक दूसरे के रिलेवेंस में, तो वी विल से दैट दे विल बी हैविंग फ्रिक्शनलेस सरफेसेस। और अगर बहुत खुरदुरे हैं, बहुत इर्रेगुलरिटीज हैं, सरफेस एस्पेरिटीज बहुत ज्यादा है उनके अंदर, तो वी विल से दैट द फ्रिक्शन इज हाई। इसका मतलब फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस की रेगुलरिटी या इर्रेगुलरिटी के ऊपर। और वही हमारा पहला पॉइंट है, पहला लॉ है क्या, कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट या नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, कुछ भी कह दो आप। आई गेस, आई सपोज इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट मोर? है ना? क्योंकि अंश इसको ऐसे इमेजिन कर लो ना कि जो फिसल पट्टी होती है ना, स्लाइडिंग प्लेन में इमेजिन करो अगर वो बहुत चिकना ना हुआ, खुरदुरा हो गया, बहुत इर्रेगुलरिटीज आ गई सरफेस के ऊपर, बहुत सारे कांटे बिछा दिए तुमने, और फिर बोला कि चलो यश तुम ऊपर से नीचे फिसलो। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यश? नीचे आने के बाद क्या होगा यश का, तुम सोच सकते हो? हाँ, वही तो बोलो, आ तो जाएगा, बहुत बुरी हालत में आएगा। बिल्कुल सही कहा ओरिजिन ने, बहुत से छेद हो जाएंगे और बेचारा आने के बाद यश खड़ा नहीं हो पाएगा। वो बोलेगा सब लोग दूर हट जाओ, पहले मैं जाके थोड़ी देर बकेट में बैठना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, इत्मीनान करना चाहता हूँ, अ बकेट फुल ऑफ डिटॉल। खैर यश, आप टेंशन मत लो, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा। हाँ, बट दिस इज गोइंग टू हैपन अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है तो। यहाँ इसलिए नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है, मतलब एरिया ज्यादा एरिया कम। ये बहुत पहले धारणा थी लोगों की, लोग बहुत पहले जब इवन साइंटिस्ट वगैरह की बात करें तो बहुत से लोग यही सोचा करते थे कि जितना बड़ा एरिया जमीन के कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना कम होगा उतना कम रहेगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बाद में मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन जो है ये क्लैरिफाई कर देती है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन डिपेंडेंट है कि सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन डिपेंडेंट है कि नेचर ऑफ सरफेस कैसा होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप सभी लोगों ने नोट कर लिया है। नेक्स्ट इज द पॉइंट नंबर सी, the force of friction is directly proportional to the normal reaction. Force of friction, जिसको मैं short small f में indicate कर रहा हूँ, force of friction is always directly proportional to the normal reaction. ये हमेशा normal reaction के directly proportional होता है।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासों के अंदर। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक किताब या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का अपना खुद का वेट होगा, लेट मी कॉल दैट वेट एज W। इस W के अगेंस्ट में ये किताब इस टेबल के ऊपर एक रिवर्ट फोर्स, ये जो टेबल है इस किताब के ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स लगाएगी जिसको आप बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इस किताब को इस तरफ खींच रहा हूँ, पुलिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसके ऊपर फिर से फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। लॉ कहता है कि F और R फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। F इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू R। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मुझे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट रीजन आई विल बी डूइंग सो लाइक दिस। F इज इक्वल टू, यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगा रहा हूँ मैं, कांस्टेंट है मेरे पास म्यू। अब ये म्यू नाम का जो आपका नया टर्म नजर आ रहा है आपको, दिस म्यू रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू या म्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। म्यू रिप्रेजेंट्स द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। गुड इवनिंग मिस्टर आदित्य, टुडे इट इज मंडे एंड आज नौरीन मैडम की क्लास रहती है, मेरी नहीं रहती बेटा, आप गलत क्लास में आ गए। बेचारा अभी पढ़ रहा होता तो सर पकड़ लेता, बोले 11वीं पढ़ा रहे हो सर, अभी 9वीं के बच्चे को। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के साथ हमने कहा म्यू जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसकी की वैल्यू डिपेंडेंट होगी उसके सरफेस की, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर। सो द लॉ नंबर 3 स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नोट किया सभी लोगों ने? अगर मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछूं कि ये जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी यूनिट क्या होगी, तो कोई बता सकता है यूनिट क्या होती है या होगी? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया आपने, डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि F भी फोर्स है, R भी फोर्स है। तो अगर मैं म्यू का फॉर्मूला पूछूं तो म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन R, जिसकी वजह से फोर्स और रिएक्शन दोनों ही के यूनिट्स कट जाएंगे। इट विल बी अ यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आया वत्सला समझ में या कोई डाउट है? हर्षिता जी कोई डाउट है आपको? ओके, तो मैं अपना एक सवाल पूछ लेता हूँ फिर, एंड द क्वेश्चन इज विद फतेह। फतेह मियाँ, आप बताएं मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब कि इतनी सारी कहानी रामायण अपन ने पढ़ ली, वो अपनी जगह, लेकिन अब अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे एक अपन ने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, एक अपन ने काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा और एक अपन ने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा। मोटे तौर पर अगर देखोगे तो स्टैटिक और लिमिटिंग हर किताब में हर जगह पे एक जैसा माना जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को लगभग हर किताब में, हर न्यूमेरिकल के अंदर एक जैसा माना जाता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, बहुत ग्राफ में भी देख लिया था तुमने। तो स्टैटिक कहो या लिमिटिंग कहो, बात एक ही है। काइनेटिक अलग हो जाता है लेकिन इन दोनों से। मेरा छोटा सा सवाल सिर्फ इतना सा है पता है, वो ये कि आप स्टैटिक को काइनेटिक के साथ कैसे कंपेयर करते हो? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल है, सॉरी काइनेटिक के इक्वल है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से छोटा है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से बड़ा है या नन? 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने, पता है, यू कैन आंसर मी अकॉर्डिंगली। नहीं बेटा, कम ज्यादा भी तो होगा। अगर सेम होता तो स्टार्टिंग में मूव क्यों नहीं कर रही ऑब्जेक्ट?
स्टैटिक में भी तो मूव करता वो। स्टैटिक कम होगा। ओके वत्सला, आप क्या कह रहे हो? आपका आंसर है स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक बड़ा होगा और काइनेटिक छोटा होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है वत्सला ने, वेरी गुड वत्सला। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होता है, ये आप लोग रट लो, याद कर लो, वरना वो ग्राफ देख लो तो ग्राफ में भी समझ में आ रहा है क्लियरली। ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में अपन ने क्या बनाया था, ऐसा बनाया था ना, यूं गया था उचका, फिर सीधे, तो ये जो उचक गया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू साफ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पी क्या है, यहाँ पे कम है, तो स्टैटिक हमेशा काइनेटिक से ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होता है भाई, ये तो मतलब नीट में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में बिठा लो तुम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो ग्रेटर देन काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो याद रख लो आप लोग। सबको समझ में आया आज की क्लास? ओके तो हाँ कौशिक कुछ पूछ रही हो आप? जो आप पूछ रही हो, लेट मी थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूँ यहाँ पर कौशिक की आपको। जैसा हमने यहाँ पढ़ा था इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें एक छोटा सा क्लॉज है, और वो क्लॉज ये है कि अप टिल द नॉर्मल रिएक्शन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन से रिमेन्स द सेम, या द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। जैसा मैंने कहा था तुमको क्लास की शुरुआत में कि अगर इसके डिटेल में जाते जाएंगे हम लोग तो कंफ्यूजन पैदा होगा, तो मैं अभी भी नहीं चाह रहा कि आप लोग कंफ्यूज हो, मैं इसको कट शॉर्ट करके समझाता हूँ आपको कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे जा रहा है तो उसके रिवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे। ओके कौशिकी, हेलो नहीं तीनों इक्वल हो गए तो अपन अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएंगे मेरे भाई। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? बेचारे यश को तुमने फिसलवाया एक, तो वो भी ऐसी फिसल पट्टी पे, और फिर हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हो। यश तो बेचारा गुस्सा होकर चले गया। बहरहाल चलिए नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बखैर, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।